गुड मॉर्निंग चैंपियंस। स्लीपी हो तो जाग जाओ। टॉपर बनना है तो बेटा थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ। आंखें धो के वापस आओ, आंखें खोलो फटाफट, क्योंकि एस्पायर में पढ़ाई होने वाली है जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और मैं स्वागत करती हूं आपका वीर विज्ञान सीरीज में। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से है, एंड आई एम योर नेहा मैम, अ गेट क्वालिफाइड फैकल्टी विद ओवर 20 years of experience. Without wasting time, let us start. ओके, तो एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मॉलिक्यूल या एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर क्या है? इसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एटम जो किस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, किस तरह से इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो एटम क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब जैसे हमारी बॉडी में सेल होती है और सेल के अंदर भी एटम्स होते हैं, लेकिन हम जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो एटम जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, उसके अंदर भी जो जो चीजें होती है हमें पता ही है, लेकिन हम उसे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड व्हाट इज दिस? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट पार्टिसिपेट इन ऑल केमिकल रिएक्शन। सारे केमिकल रिएक्शंस इन एटम्स के थ्रू ही होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस स्लाइड का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये जितने भी आयन्स हैं ये हम याद करेंगे जब हम आयोनिक कंपाउंड बनाना सीखेंगे। अभी आप इन 20 को अगर नहीं आते हैं, वैसे तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो इसको याद करो। याद करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हाय हनु, लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, हनु और मनु करके दो लोग हैं। हनु को मैंने बोला हाय हनु, लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। क्यों? क्योंकि उसमें नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। ओके, चलो, नीट या IIT JEE फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो चलिए, अब क्या है? हाई से क्या हो गया? हाइड्रोजन। हनु से क्या हो गया? हीलियम। लिसन टू से हो गया लिथियम। BBC बेरिलियम बोरॉन कार्बन। न्यूज नाइट्रोजन। ऑन ऑक्सीजन। फ्राइडे फ्लोरिन एंड नाइट नियॉन। गॉट इट? इसके बाद अगले जो 11 से लेकर जो 20 तक हैं वो है नॉटी मनु ऑलवेज सिंग्स परफेक्ट सॉन्ग्स क्लियरली अराउंड किंग कासल। ठीक है, ये फटाफट से याद करो। ये आप जब अगली क्लास में आओगे तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड होंगी सारी चीजें। ये पूरा चैप्टर इसके और इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये अभी याद मत करो, ये हो जाएगा याद जब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। लेकिन ये 20 आपको अगले क्लास के पहले याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ Na नॉटी से हो गया सोडियम, मनु से हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बात समझ में आ गई? ये आपको पूरा याद होना चाहिए। हाय हनु, लिसन टू BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट एंड नॉटी मनु ऑलवेज सिंग्स परफेक्ट सॉन्ग्स क्लियरली अराउंड किंग कासल। लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारे हैं एटॉमिक नंबर, 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर। अब इनका जो मास होता है, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो मास है, एक मिनट में फटाफट से पेन यूज करती हूँ। पेन दिख क्यों नहीं रहा है? यस, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ मुझे। यस, तो अब अगर आप ये देखो तो ऑलमोस्ट ये हर केस में ये डबल ही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.008 है, तो इसको 1 ही मान लो। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 1 ही मान लो। अब ये जो 2 है, 2 जो है ये बन गया 4, 3 जो बन गया ये बन गया 6। ये 6 नहीं है, ये 7 के लगभग है। ठीक है, तो ये 6 मान लिया अपन, इसको डबल डबल मान लो। अभी ये जो 4 है, 4 का डबल होता है 8, लेकिन ये इसको मान लो कि 4.5 का डबल है 9। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो बोरॉन है, ये तो 5 का 10 ही हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया, 6 का 12 हो गया, 7 का 14 हो गया, 8 का 16 हो गया, फिर 9 का जैसे यहाँ पे था, ये इसको अपन 4.5 मान लो, और इसको 9
0.5 मान लो, ठीक है। ये मतलब ये जो नंबर है इसका डबल हो गया 9 और इसका डबल हो गया 19। बात समझ में आ गया? तो 9 का 19 और फिर ये 10 का 20 ही मान लो, 11 का 22, 12 को 24, 13 का 26, 14 का 28, 15 का 30, 16 का 32, 17 का वैसे 34 होता है लेकिन यहाँ पे 35 हो गया है, ठीक है। तो जो जो एक्सेप्शन है ना बस उतना ही याद कर लोगे ना, तो बाकी सबका तो लगभग डबल है। पॉइंट्स के बाद वाला ठीक है, लेकिन आपको लगभग डबल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अब इन तीनों का तो ये समझ लो कि आर्गन और पोटेशियम जो है, आर्गन और पोटेशियम जो है इसका 39 ही है, 39, और कैल्शियम का 40 हो गया, ठीक है। 20 का डबल 40, ठीक है। आई थिंक ये तो क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट वो पढ़ते हैं। हाँ, ये एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ेगी अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम दो लॉस पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, क्या क्या लॉज लगते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रॉन इधर का उधर होता है, क्या शेयर होता है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जब भी कोई एटम्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इधर तो मुझे रेड यूज ही करना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा है ठीक से, ऑरेंज, ठीक है। तो देखो A प्लस बी मिलके बना C प्लस डी। तो A समझ लो कि A ग्राम का है, B समझ लो B ग्राम का है, ग्राम है ये, ठीक है। और C जो है ये C ग्राम का है और D जो है वो D ग्राम का है, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन होगी तो A प्लस बी जितना भी ग्राम है और C प्लस डी जितना भी ग्राम है ये हमेशा इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ये क्या कहलाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसको क्या कहलाता है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो बनते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कि अगर ये 1 है ये 2 है और मान लो कि ये जो है ये है 0.5, तो ये D कितना होगा, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो अगर ये 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 2.5 हो गया, तो जो D है वो 2.5 आ गया। तो इस तरह के इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जिसको हमें करना होता है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जब भी कोई रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, तो ये लॉ कहता है कि जो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट्स, और जितना ग्राम यानी जितना मास रिएक्टेंट्स का है टोटल मिला के और जितना प्रोडक्ट का है वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हाँ, जस्ट अ मिनट, तो ये पेन टैब कहाँ चले गया, इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आ गया। अब अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। मैटर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब A और B मिलेगा और C और D बनाएगा तो A B का जितना मास होगा उतना ही C और D का मिला के होगा, ठीक है। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लेवॉइजर ने 1789 में दिया था। अब आप आगे चल के जब नीट या IIT JEE दे रहे होगे तो आपको सबके साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए, तो अभी से आदत डालो नाम याद रखने की, और ईयर्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं नीट और IIT JEE में, ठीक है। अब देखो, इनिशियल मास और फाइनल मास हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। वाई द बलून इट, अब क्या होता है, बलून ये फूलता क्यों है, क्योंकि इसमें जितनी, जैसे समझ लो कि इसके अंदर डाला है अपन ने विनेगर, अपन ने यूट्यूब शॉर्ट्स देख के विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डाल के बनाया होगा, इस तरह से बलून रखा होगा तो ये फूल गया होगा, राइट। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये फूल जाएगा, जैसे ही ये फूलेगा तब जो मास रहेगा और जो इनिशियली विनेगर और बेकिंग सोडा का मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
बात समझ में आ गई। अब एक और लॉ हम पढ़ेंगे कि जब भी रिएक्शन होती है, जब भी एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, या दो मॉलिक्यूल्स मिलके दो अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब कंजर्वेशन ऑफ मास होती है। ये क्लियर हो गया। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर आपने पानी को आरओ में से भरा, या आपने हैंडपंप में से भरा, या बिस्लरी की बोतल है, या कहीं से भी पानी आप लेके आओगे, उसका फॉर्मूला होगा H2O। H2O मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके बनाता है H2O। ये क्लियर हो गया। अब ये जो है ये H2O मास के हिसाब से चलता है, ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने आपको मास याद करवाए थे यहाँ पे कि ये मास आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये है ऑक्सीजन, इसका मास कितना है, इसका है 1, और इसका कितना है, इसका है 16। ठीक है, अब चलो अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, और ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, एक ऑक्सीजन है, कितना मास है, 16 AMU। इसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं AMU। तो अगर अपन इसका रेशियो निकाले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है ना, रेशियो निकाले तो कितना हो जाएगा, 2:16 का रेशियो हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, तो 1:8। क्लियर है आपको, तो 1:8 का इसका रेशियो हो गया। तो जब भी कार्बन ये वाटर बनेगा तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलके बनेगा, इसलिए कहते हैं ये कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये है प्रपोर्शन, इसका रेशियो, और कांस्टेंट यानी ये हमेशा एक ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा एक रहेगा। क्लियर है, ओके। सो क्या कहता है कि अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया। तो इफ 9 ग्राम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज डीकम्पोज्ड, इट ऑलवेज यील्ड्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। इफ in any compound elements always combine in a fixed ratio by mass, फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने एटॉमिक मास याद किया था, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स, कि कहीं से भी आप लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको जो H2O है वो H2O ही मिलेगा, कभी भी कुछ और नहीं मिलेगा, और वो हमेशा बाय मास इक्वल प्रपोर्शन में इकट्ठे होंगे और H2O बनाएंगे। क्लियर है, तो मास याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है। क्लियर है। अब क्या हुआ, जब इन सब चीजों से बहुत सारे लॉज निकल के आए तो डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दे दी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि हर एक चीज एटम से मिलके बनी है, हर एक चीज वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स कहलाते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि अभी आगे चल के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी चैलेंज करके आगे ये पता चलेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अभी तक समझ लो कि आज प्रेजेंट में केवल डाल्टन तक ही हम पहुंचे हैं। तो ये कह रहा है कि हर एक मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो एटम से मिलके ही बनता है। सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, अगर वो हाइड्रोजन है चाहे ऑक्सीजन, तो जितने भी हाइड्रोजन है, चाहे कहीं से भी वो हाइड्रोजन आ जाए, चाहे कहीं से भी वो हाइड्रोजन आ जाए, वो हमेशा आइडेंटिकल होगा। सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही दिखेंगे, कहीं से भी आ जाए। मास उनका एक ही रहेगा, हमेशा मास उसका 1 रहेगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहीं से भी आ जाए, वो सबका मास एक होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। कार्बन कहीं से भी आ जाए, ऑक्सीजन कहीं से भी आ जाए, फ्लोरीन कहीं से भी आ जाए, उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा एक जैसी रहेगी। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन, ये सब आपस में हमेशा अलग रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सब आपस में एक जैसे हों। तो सो atoms of different elements have different masses and properties। क्लियर है? अब हमेशा एक और चीज जो अपन ने नेक्स्ट पढ़ी है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द सिंपल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ये है कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। और होल नंबर रेशियो क्या होता है? 2:1। ठीक है, ये होल नंबर रेशियो होता है। 2.5 इस तरह से नहीं चलेगा, होल नंबर रेशियो होना चाहिए। क्लियर है? एंड रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। रिलेटिव नंबर हमेशा सेम रहेगा किसी भी कंपाउंड में, और जो काइंड ऑफ एटम है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। मतलब वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बनेगा, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, और इसका जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 ही रहेगा। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये जो है ये आपको क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद ये भी पता चलेगा अपने को कि ऐसा नहीं है कि एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल, इसके और भी अंदर चीजें होती हैं। क्लियर है? तो ये याद करना है हमें कि इसके इतने पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, बहुत इजी है ये कि सब चीज एटम से मिलके बनती है, एटम इंडिविजिबल होता है, जो सेम एलिमेंट है उसके सब आइडेंटिकल केमिकल और प्रॉपर्टीज और मास होते हैं, जो अलग हैं उनके अलग अलग होते हैं। जब भी एटम्स मिलके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें जो एलिमेंट्स है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, और वही वाले एलिमेंट्स रहते हैं। एलिमेंट्स कभी चेंज नहीं होते कोई भी एक कंपाउंड बनाने में। क्लियर है? कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब आता है अपना कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको पहले आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जस्ट मिनट, इसके लिए मैं आपको एक अलग से नया पेज निकाल के फिर पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो आई थिंक हाँ दिस। अब जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो अपन सोडियम से चालू करते हैं क्योंकि ये तुम्हें इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा अभी अपन ने क्या किया था, अब सोडियम जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टू, सॉरी, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, इसका होता है 12 और इसका होता है 13। मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अभी अपन सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, अब 11 है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको याद है कि सबसे पहले वाले जो शेल होते हैं ये शेल्स में घूमते रहते हैं। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8 होते हैं। ठीक है, ये होता है इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इससे ज्यादा या कम होगा तो क्या होगा? तो अभी अगर इसको देखें तो 11 करने के लिए क्या होगा? पहले में तो 8 आएगा, अगले में फिर पहले में तो 2 आएगा, फिर 8 आएगा, अगले में क्या आएगा? अभी कितने हो गए? ये 10 हो गए तो 1 आएगा। इधर क्या होगा? 2 8 2 2 8 3, तो ये हो गया 11 12 13। क्लियर है? अब क्या होता है कि इसको अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आखिरी में आपके 8 हो, यानी कि ये ऑक्टेट फॉलो करे। इसको कहते हैं ऑक्टेट, ऑक्टेट फॉलो करे। तो इसको ऑक्टेट फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक देना पड़ेगा। अगर ये एक दे देगा तो क्या हो जाएगा कि 2 8 इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टेबल। क्लियर है? इसी तरह से अब इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सोडियम जो है इसके अंदर प्रोटॉन कितने बचे? इसके अंदर 11 प्रोटॉन बचे। ठीक है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो मतलब अभी अगर देखें तो एक 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को
कैंसल करके क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो है, सॉरी मैग्नीशियम, सेम फंडा लगेगा, सेम फंडा लगेगा, चाहो तो पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम को अगर ऑक्टेट बनाना है तो ये दो को निकाल देगा तो बन जाएगा 2 8। अब इसके अंदर ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए हो क्या रहा है कि जो मैग्नीशियम है उसके अंदर कितने होते हैं, 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ पहले 12 थे तो ये न्यूट्रल था, ठीक है। अब क्या हुआ, दो निकल गए तो क्या हुआ, 12 प्रोटॉन बचे और 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो अब 10 और 10 तो कैंसिल कर देंगे, दो पॉजिटिव बच जाएंगे, दो पॉजिटिव बच जाएंगे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी 3 पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आखिरी वाले हैं ये दे देगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि नेगेटिव लूज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का आयन बन जाएगा, इसको बोलते हैं आयन, ठीक है। तो अब जब ये आयन बनेगा तो इस आयन को बोलेंगे कैट आयन। क्लियर है? अब इसमें कहीं पे भी कोई डाउट तो नहीं है, दिस इज कॉल्ड कैट आयन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनको, नीचे वालों को। नीचे वाले ये जो हैं इसमें क्या क्या है, इसमें है आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। अब फास्फोरस का नंबर क्या है, 15 16 17 फास्फोरस। अब अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे कि सारा कुछ सामने सामने, ठीक है। अब अपन बोलेंगे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फास्फोरस का कितना है, 15 16 एंड 17। क्लियर है? ओके। इसमें क्या होगा, 2 8 5 2 8 6 2 8 7। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना कि कोई भी एटम है वो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है और ना दे सकता है। ठीक है, तो अब यहां तक तो क्या हुआ कि सोडियम में 1 दे दिया, मैग्नीशियम ने 2 दे दिया, एल्यूमिनियम ने 3 दे दिया, तो यहाँ देने का काम हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता, तो ये 5 नहीं दे पाएगा। अगर आप सोचो कि तुम 5 इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, कहाँ चला गया, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो कौन सा अपन ने ब्लू लिया था ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 8 8 करना पड़ेगा, तभी ये ऑक्टेट फॉलो करेगा। और ये हो जाएगा, जैसे ये ऑक्टेट फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। अब अगर इसको 8 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम, आज पेन ठीक से चल नहीं रहा है। ओके, ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब क्या होगा, अब फास्फोरस की बात कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी जब जब फास्फोरस अकेला था तब कितना था, 15 था, यानी कि इसके अंदर 15 प्रोटॉन्स थे और 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने, 3 ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 3 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो रहा है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लेकिन पॉजिटिव तो 15 ही है, तो क्या होगा कि 15 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसके ऊपर लग जाएगा 3 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस 3 नेगेटिव।
इसी तरह से सल्फर को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 बनाने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर सल्फर हो जाएगा 2 नेगेटिव और क्लोरीन हो जाएगा 1 नेगेटिव, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस पेन टुडे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे बन जाएगा नेगेटिव आयन, और इस नेगेटिव आयन को बोलते हैं एन आयन। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, एन आयन, कैट आयन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई। ये हो गई कैट आयन, ये हो गया एन आयन, ये नेगेटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव आयन होता है, और किस तरह से बनता है ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आपको अगर एक बार रिवाइज करना है तो प्लीज वीडियो को फिर से सुन लो, आपको अच्छी तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोवेलेंट मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले आयनिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। just a minute, yeah, so now इसमें क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम, ये देखो फटाफट से अपन ये एग्जांपल समझ लोगे ना तो आप मोस्टली सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। और इसके पहले भी चाहो तो मैं एक और चीज समझा देती हूँ। आयनिक कंपाउंड में फिर क्या हो रहा है कि जैसे ये सोडियम है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब ये जो सोडियम है और ये क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम में क्या होता है, 11 है और इसमें 17 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 281 और ये हो जाएगा 287। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, और एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग चिपक जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर वही चीज एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, या फिर मैग्नीशियम है, सबसे पहले मैग्नीशियम का समझते हैं। मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, मैग्नीशियम का क्या होता है 282 और इसका क्या होता है 287। तो ये क्या करेगा कि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने और क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसको देने हैं, तो ये एक इधर के क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा, ऐसे करके। जब ये 2 क्लोरीन को दे देगा तो क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, पर अब आपको याद कैसे रहेगा कि ये MgCl2 ही लिखना है। ठीक है, अब बार बार तो आप ऐसे कर करके बनाओगे नहीं, तो इसको करने का तरीका होता है। मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, 2 पॉजिटिव बनेगा, और क्लोरीन जो है उस पे 1 नेगेटिव होता है जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसीलिए इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर चले जाएगा, 1 इधर चले जाएगा, तो इसलिए ये बन जाएगा MgCl2। क्लियर है। अब Al जो होता है, अब ये सब करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं फटाफट से कर देती हूँ। ये हो गया और ये हो गया 287। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये Al3 पॉजिटिव बन जाएगा और ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। अपन क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ 1 है तो Al1 ही रह जाएगा और Cl3 बन जाएगा। क्लियर है, तो ये AlCl3 हो जाएगा। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है कि एल्यूमिनियम है फॉर एग्जाम्पल, अब पहले MgO बनाती हूँ मैं। ठीक है, Mg जो है वो क्या होता है 282 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है 26 होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो
एटॉमिक नंबर हमने याद किया था वो होता है 8। तो एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पर इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये 8 बन जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें हो जाएगा Mg2+ और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2-। तो ये जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा Mg, अब ये आपस में काट दो इसको, 1-1 हो जाएगा, ये 2 1 2 2 1 2 MgO हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 बचा, यहाँ पे -1 बचा, ये क्रिस क्रॉस होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो MgO हो जाएगा। ठीक है, अब एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3 पॉजिटिव होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है, और ऑक्सीजन जो होता है उसमें 2 नेगेटिव होता है। जब ये क्रिस क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो Al2 बन जाएगा, ये फिर O लिखेंगे और O में इधर क्रॉस होके क्या हो जाएगा 3, तो Al2O3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसके केमिकल फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, राइट सिंबल एंड चार्ज, कैटायन फर्स्ट एनायन सेकंड। यहाँ पे कैटायन पहले बना लेंगे फिर हम एनायन बनाएंगे, है ना। कैटायन क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन कौन सा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, फिर क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे और सिंपल होल नंबर रेशियो लिखेंगे, जैसे कि MgO है तो इसको, अब ये 2+ था और ये 2- था, तो पहले क्रॉस कैंसिल करेंगे, यानी कि उसको सिंपल होल लोएस्ट होल नंबर रेशियो में लेके आएंगे, फिर उसको MgO लिखेंगे, और इस तरह से ये Al2O3 बन गया। क्लियर है? अब ये हो गया। अब अपनी आएगी एक और नई बात, ये मैं बताती हूँ आपको। अभी तक हमारा जो केस था वो क्या था कि जो सोडियम है उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने 1 ले लिया। फिर मैग्नीशियम है उसने 2 दे दिया। अब जो मैग्नीशियम के बाद क्या था, एल्यूमिनियम है, उसने 3 दे दिया। अब क्या हुआ, अब अगला नंबर किसका आ गया, 14 नंबर किसका, देखो फटाफट, सिलिकॉन का है क्या, ये रहा सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन यानी कि सिंग हो गया, सॉरी सिंग हो गया। तो अब जैसे ही सिलिकॉन की बारी आई तो 14 हो गया, यानी 14 हो गया। अब जो 14 है, अब 14 सॉरी सिलिकॉन जो है वो 4 पॉजिटिव भी नहीं हो सकता और वो 4 नेगेटिव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो आप वो कर सकते हो वो 3 कर सकते हो। 3 इलेक्ट्रॉन को या तो ले लो या दे दो, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते आप। 3 से ज्यादा अगर आपने किया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अभी हम सिलिकॉन को देखते हैं। अभी सिलिकॉन की जगह हम लोग लेते हैं कार्बन। कार्बन का नंबर होता है 6। ठीक है, ये हो गया, कार्बन का नंबर है 6। इससे बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कार्बन जो है, कार्बन का नंबर क्या है, कार्बन का नंबर है 6, एटॉमिक नंबर, इसलिए आपको ये एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। तो 2 और 4 बचा। अब ये 4 ना ले दे सकता है और ना ले सकता है, तो क्या करेगा, जो कार्बन है उसमें बन गया 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब क्या है, अब ऐसे किसी को ढूंढेगा जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे अपन, क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर है 17, उसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा 18। तो क्या करेंगे, एक एक क्लोरीन रहेगा, इसको क्लोरीन का मैं वो चेंज कर देती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ। तो जो क्लोरीन है उसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 क्लोरीन उठाएगा ये। ठीक है, अब क्या है, क्लोरीन के अंदर कितने थे ऑलरेडी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी फटाफट से बना देते हैं। ठीक है? अब इसका कलर चेंज करते तो आपको समझ में आएगा। अब ये जो है, ये
अब मुझे बताओ कि अगर ये इसके साथ अपना शेयर कर लेता है, दे तो सकता नहीं है, ले भी नहीं सकता है, तो ये क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा। शेयर करेगा तो क्या होगा, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 तो थे ही, इसका एक और शेयर कर लेगा तो ये बन जाएगा 7, सॉरी 8। तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सिमिलरली इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब भाई कार्बन को देखते हैं क्या हुआ। कार्बन में ये जो है, इसने इसको शेयर करा, इसको शेयर करा, इसको शेयर करा और इसको शेयर करा। कितना होगा, कार्बन के खुद के 4 थे और 4 क्लोरीन से लेके शेयर कर लिए, तो क्या हो गया, ये 8 हो गए। तो इसका भी जो शेयरिंग करके क्या बन गया, ओके। तो अपन ने क्या बन गया, सी हो गया, सॉरी सी हो गया और सीएल हो गया। सी का कितना हो गया, सी की वैलेंसी कितनी है, इसको एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको इसमें जैसे उधर पॉजिटिव नेगेटिव लिखते थे ना, यहाँ पे वैसे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। स्टेप 1 में कार्ब इन दोनों के सिंबल्स लिख दिया, इसमें वैलेंसीज लिख दी। वैलेंसी कितनी है, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इसने 1 लिया और इसने 4 ली, 4 शेयर करे, इसने 1 शेयर किया, इसने 4 शेयर करे, क्रिस क्रॉस किया। तो क्या हुआ कि इसका 1 इधर आ गया और इसका इधर चला गया, ठीक है। तो आ गया CCl4। क्लियर है। क्रिस क्रॉस कैसे हुआ कि इसमें अपन ने जो सी है उसकी वैलेंसी कितनी थी, 4 थी और इसकी 1 थी। तो जब ये क्रिस क्रॉस हुआ तो ये 1 इधर आ गया तो सी अकेला रहा और Cl इधर आ गया, इसमें इधर आ गया, तो ये इस तरह से बन गया। क्लियर है। तो ये बन गया अपना कोवेलेंट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, अपन वैलेंसी को कंसिडर करते हैं कि ये कितना शेयर कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे अब ये हो गया टेट्रा एटॉमिक। ये वर्ड्स याद कर लो, मोनो यानी कि एक, डाई यानी सॉरी बताती हूँ, एक मिनट पानी पी लो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यानी कि एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। अब ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड और टेट्रा ऑक्साइड या फिर टेट्रा क्लोराइड मान लो, जैसे यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या है, CCl4। CCl4 यानी क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा यानी 4। तो जब भी वन वन कुछ भी डिनोट करते तो वो मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है और टेट्रा होता है। 1 2 3 4 मोनो डाई ट्राई टेट्रा। ये याद हो जाएगा आपको, ये बहुत इजी हो जाएगा, पता है, दिस इज वेरी इजी। एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ठीक है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अपन कर चुके थे, अब मैं फटाफट से आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देती हूँ। अब आपको समझ में आया कि शेयरिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि 3 से ज्यादा वो दे भी नहीं सकता, 3 से कम वो 3 से ज्यादा वो ले भी नहीं सकता है। अब हाइड्रोजन के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आप अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो उसमें 1 वाली चीज रहती है, वहां पे 2 का 2 होना जरूरी, वहां पे ऑक्टेट वाला रूल नहीं लगता है, ठीक है। अब बॉन्डिंग थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज कॉल्ड ऑक्टेट या ड्यूप्लेट रूल। यहाँ पे ड्यूप्लेट रूल लग रहा है क्योंकि 2 होना चाहिए और यहाँ पे बाकी सब में ऑक्टेट रूल लगता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। जैसे अपन ने CCl ये जो है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है चारों, वो इसी तरह से यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 होता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन है 8 यानी कि 2 और 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये बन जाए 2 और 8, तो क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन लेंगे और इसको मैं रब करती हूँ तो तुम्हें अच्छे से दिख जाए। अब इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4, ये 5 6, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी थे, इसी तरह से ये भी है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। कलर चेंज करती हूँ अलग से दिखे, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास कितने हैं,
1 2 3 4 5 6। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, अपन अपन को जब शेयरिंग करानी है तो ये वाला शेयर हो जाएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अब क्या होगा कि ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा और इधर से ये इन लोग को शेयर कर लेगा। अब क्या होगा कि ये 1 2 जो है वो इसका भी पार्ट है और ये 1 2 जो इसका भी पार्ट है। तो क्या होगा, ये 6 तो ऑलरेडी थे, ये 2 और आ गए तो 8 हो गए। ये ग्रीन वाले 6 ऑलरेडी थे तो 2 रेड वाले आ गए तो 8 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से बन गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ये हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसमें शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कैटायन बनता है, एनायन बनता है। जो लूज करता है वो कैटायन कहलाता है, जो गेन करता है वो एनायन कहलाता है। एक चीज जो मैं आपको नहीं बताई कि यूजुअली जो लूज कर रहा है वो मेटल्स कहलाता है और यूजुअली वो जो गेन कर रहा है वो नॉन मेटल्स कहलाता है, ठीक है। फिर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो इसलिए जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। इट्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। क्लियर है आपको? आई थिंक दिस इज गुड। सबसे पहले इसलिए मैंने आयनिक पढ़ा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एनायन कैटायन इस तरह से बनते हैं, फिर क्यों शेयरिंग करनी पड़ती वो बता दिया। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई कैसे फॉर्मूला लिखना है। अब बस फटाफट से अपन ये कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कंपाउंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सॉरी कंपाउंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या, आयनिक हो गया और कोवेलेंट हो गया। आयनिक में NaCl है, यहाँ पे Na+ और Cl-, ये आयंस के फॉर्म में बॉन्ड बनाता है। यहाँ H2O है, ठीक है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे ये मेल्ट होना चालू हो जाए या वो टेम्परेचर जिस पे ये बॉयल होना चालू हो जाए। अब क्या होता है कि अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो वो टूटेगा नहीं, तो उसको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तोड़ने के लिए, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे ही आप इसको वो कर सकते हो, मेल्ट या बॉईल कर सकते हो। और ये वीक बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि शेयरिंग हो रही है तो ये अलग आराम से हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, शेयर हो रहा है। तो इसीलिए कम टेम्परेचर पे भी आप इसको मेल्ट या बॉईल कर सकते हो। अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, जो ये इनऑर्गेनिक लिखा है, ठीक है, सॉल्युबल इन, हाँ ओके ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि हमेशा जो जो आयनिक होते हैं वो वाटर में ही घुल जाते हैं और जो कोवेलेंट होते हैं वो वाटर में घुलते नहीं हैं। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी इथेनॉल हो गया, कोई भी जो ऑर्गेनिक, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ बॉन्ड तो कोवेलेंट वाटर भी बनाता है, बट ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये पानी में वो होते हैं और ये आयंस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी होती है, क्योंकि आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव ये घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें नहीं होती है क्योंकि इसमें आयंस होते ही नहीं है। क्लियर है आपको? तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अपन ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैं आपको इसका फटाफट से ये एग्जाम्पल बता देती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास H2O है। तो H कितना है, H का कितना होता है, 1 होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, तो H ये 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 1 है, तो 16, ये 16 ही रह गया, और ये 2 हो गया। 2 + 16 इज 18। तो इस तरह से इसकी 18 एटॉमिक मास यूनिट निकल आएगा, ठीक है।
लेकिन जब अपन ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर हम लोग वही आयोनिक कंपाउंड की बात करें, यानी कि NaCl की बात करें, यानी कि यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड है, तो वहां पे उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है। इसको मतलब ये आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे कि इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्रॉपर बन जाता है। यहाँ पे ये NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, Na कितना होता है, Na का 23 होता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था कि आपको ये याद करना जरूरी है कि जैसे सोडियम है, सोडियम का आपका 11 है, 11 का डबल 22 होता है, तो ये 23 के लगभग। ये करते करते आपको याद हो जाते हैं, तो ये आपको याद होना जरूरी है ताकि आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको, ठीक है। मैं और भी न्यूमेरिकल की एक अलग से सीरीज बना दूंगी, उसमें हम लोग केवल न्यूमेरिकल करेंगे। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ये हम देख चुके हैं। तो जब Na2 है, यानी कि 23 इंटू सॉरी 2 × 23, ठीक है, 2 है, और ऑक्सीजन 16 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 46 + 16 62, ठीक है। तो इस तरह से इसके एटॉमिक मास निकाले जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकाले जाते हैं, ठीक है। अब हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है और कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ा है। ये लेवॉइसर ने दिया था, ये प्रोस्ट ने दिया था। इसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी पढ़ ली है जो इस लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। फिर हमने मासेस पढ़े जिसमें क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा, और फिर हम सम करके उसका मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास निकाल दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस। नाउ आई थिंक यू आर डन विद दिस। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।